अपने अपने फर्ज। अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। नरेंद्र बाबू ने एक उदास नज़र निसी पर डाली। निसी बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। निसी की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते हैं। फिर वहाँ तेरे सास ससुर भी हैं। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। निसी नरेंद्र बाबू का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था। कितनी मुश्किल से ठीक कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं आपको और कुछ नहीं सुनूंगी। नरेंद्र बाबू सोच में डूब गए। नवीन दामाद जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा था कि पापा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। निसी, तूने दामाद जी से पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी है। निसी नरेंद्र जी को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। नवीन ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गई। नरेंद्र बाबू रहने तो लगे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। एक दिन नरेंद्र बाबू लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें नवीन की आवाज़ सुनाई दी। निसी, पापा यहाँ कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहाँ पर उनका है ही कौन, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसे? अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा आपसे? अब तुम जो भी समझो। अरे वहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। नरेंद्र बाबू और नहीं सुन सके। कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। निसी बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? नरेंद्र बाबू उसे डांटने लगे। निसी, मेरी फिजूल में चिंता मत करो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो बेटा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। निसी बेटा, बहुत दिन हो गए, अब जाना चाहिए। मैं नवीन से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ आऊँगी। नहीं निसी, देखो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। निसी नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ तो कहा है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और नवीन का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फैसला किया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वो ज़मीन पड़ी है, उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फीस में मदद करेंगे। जो कुछ करना चाहते हैं उसमें योगदान देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आज से ही इस काम को शुरू करती हूँ। नरेंद्र बाबू हतप्रभ होकर उसे देख रहे थे। नवीन की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला रह गया। मन ही मन में जीरो हिसाब करने लगा। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की ज़मीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। जब वह नरेंद्र बाबू को छोड़कर लौटी तो नवीन उसका इंतजार कर रहा था। यह सब क्या बकवास कर रही थी तुम? निसी मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं है, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूँगी कि किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतजार न रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं दी? नवीन गुस्से से बोला, ये तो उनका फ़र्ज़ था। फ़र्ज़ सिर्फ लड़कियों के पाप का होता है क्या? क्योंकि उसने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं था उनकी देखभाल करने का? वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको तकलीफ़ हुई। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोका। अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पिता के प्रति मेरा फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। नवीन सर झुकाकर और खामोश होकर उसे देख रहा था।